नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 126वीं जयंती पर लगभग सभी सियासी दलों ने उन्हें नमन किया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी बाबा साहब को नमन करने के लिए लखनऊ के अंबेडकर स्मृति उपवन पहुंचे, जहां पर विपक्षी दलों खासतौर पर बीजेपी पर उन्होंने खूब निशाना साधा। हालांकि बीएसपी के इस समारोह पर विधानसभा चुनाव में हार का असर भी साफ देखने को मिला। इससे पहले जहां बसपाइयों का हजूम पूरे शहर में देखने को मिलता था, इस बार न वो उत्साह नजर आया और न ही वो उमंग जो पहले देखने को मिलती थी। मायावती ने इस दौरान ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और ईवीएम पर हो रही सियासत के बहाने नए दोस्तों के लिए अपने दरवाजे खुले रखने के संकेत भी दे दिए। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2019 को लेकर बुआ और बबुआ के बीच में बात बन सकती है? बीजेपी को रोकने के लिए क्या बीजेपी विरोधी एक मंच पर आ सकते हैं? क्या मजबूत मोदी को रोकने के लिए नया मोर्चा बन सकता है? और क्या ईवीएम के बहाने बीएसपी सुप्रीमो का ये संकेत है अपने राजनीतिक विरोधियों को एकजुट करने का? क्योंकि विधानसभा चुनाव के नतीजों से ठीक पहले अखिलेश भी साथ आने के संकेत दे चुके हैं। आज लोकतंत्र में हम इसी पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 126वीं जयंती पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती को ज्ञान प्राप्त हुआ। लखनऊ में अंबेडकर स्मृति उपवन में मायावती को शायद चुनावी हकीकत का एहसास हुआ। अभी तक गठबंधन से परहेज रखने वाली मायावती अब पार्टियों से हाथ मिलाने को तैयार दिख रही। इससे पहले हर साल अंबेडकर जयंती पर पूरे देश से बसपाइयों का हुजूम पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लेता रहा, लेकिन इस बार लखनऊ के अंबेडकर स्मृति उपवन में बीएसपी के समारोह पर विधानसभा चुनाव में हार का असर साफ दिखा। मायावती के भाषणों में विरोधियों के प्रति तलखी में भी कोई कमी नहीं दिखी। उत्तर प्रदेश में बीएसपी की 4 बार यहाँ सरकार बनी है, तो तब से अकेले उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में इनके अनुयायियों के वोटों के स्वार्थ में अब सभी विरोधी पार्टियां वे उनकी सरकारें इनकी जयंती मनाने लगी हैं। लेकिन मायावती को अंदाजा हो गया है कि लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त की वजह से आगे की राह आसान नहीं है। शायद इसलिए इन्हीं शब्द बाणों के बीच उन्होंने ईवीएम पर रही सियासत के बहाने नए दोस्तों के लिए अपने दरवाजे खुले रखने के संकेत दे दिए। ईवीएम के विरोध में 11 अप्रैल को बड़ा भारी धरना प्रदर्शन किया है। ईवीएम में जो की गई धांधली थी उसके विरोध में बड़ा भारी धरना प्रदर्शन किया है। तो क्या बुआ और बबुआ यानी कि मायावती और अखिलेश यादव के बीच बात बन सकती है? विधानसभा चुनाव के नतीजों से ठीक पहले अखिलेश यादव ने भी ऐसे ही संकेत दिए थे। समाजवादी और कांग्रेस दोनों ही को अच्छी सीटें जीतने नहीं, अकेले ही सरकार बनाएंगे। हाँ, अगर सरकार के लिए जरूरत पड़ेगी तो देखिए, कोई नहीं चाहेगा कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो, बीजेपी रिमोट कंट्रोल से उत्तर प्रदेश को चलाए, तो ये तो कोई नहीं चाहेगा। जैसे मैं मायावती जी की रिस्पेक्ट करता हूं, वैसे मैं कांचीराम जी की रिस्पेक्ट करता हूं। बीएसपी ने भी यूपी में सरकार चलाई, उन्होंने गलतियां की, मगर मेरा पर्सनल रिस्पेक्ट मायावती जी के लिए बिल्कुल इंटैक्ट है। यही नहीं, मायावती ने इस मौके पर अपने सगे उद्योगपति भाई आनंद को अब बीएसपी का उपाध्यक्ष बनाने की घोषणा कर दी है और समाजवादी पार्टी को इसमें कुछ गलत नजर नहीं आ रहा। हालांकि बीजेपी मायावती की इस पहल को तवज्जो नहीं दे रही। देखिए, मैं उसको बुरा नहीं मानता हूँ कि राजनीति में कौन आए, रिश्तेदार है, बेटा है, भाई है, क्योंकि पॉलिटिक्स में ये कोई नया नहीं है, हर पार्टी में ही रहा है। देखिए, मिले तो सब एक साथ थे ही। आपको भी स्मरण है और राज्य की जनता को भी स्मरण होगा कि 10 वर्षों की जो केंद्र की यूपीए सरकार थी उसको समाजवादी पार्टी भी समर्थन दे रही थी और बसपा भी समर्थन दे रही थी। साफ है कि राजनीतिक मजबूरियां दोनों ही दलों को एक दूसरे के करीब ला रही हों। साथ ही इन दलों को ये भी लग रहा है कि बीजेपी की बढ़त को रोकने का यही तरीका रह गया है। इतिहास भी इस बात का गवाह रहा, चाहे वो 1977 हो या फिर 1989, जब कांग्रेस को रोकने के लिए सभी विपक्षी दल एक हो गए थे। अब फर्क सिर्फ इतना है कि कभी इन्हीं गठबंधनों का हिस्सा रही बीजेपी के खिलाफ बाकी दल एकजुट होने की कवायद कर रहे हैं,
लेकिन सवाल यही है कि क्या नया समीकरण गठबंधन बिखरने का पुराना इतिहास दोहराएगा या फिर नया अध्याय लिखेगा। लखनऊ में विक्रम मिश्रा के साथ किरण सिंह, APN। यहाँ तो अंबेडकर जयंती के मौके पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर बीजेपी पर जहां जमकर निशाना साधा और ईवीएम में हो रही सियासत के बहाने नए दोस्तों के लिए अपने दरवाजे खुले रखने के संकेत दे दिए हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2019 को लेकर बुआ और बबुआ के बीच बात बन सकती है। बीजेपी को रोकने के लिए क्या बीजेपी विरोधी एक मंच पर आ सकते हैं और क्या मजबूत मोदी को रोकने के लिए नया मोर्चा बन सकता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात आज के मेहमानों से। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से ओंकार नाथ सिंह जी हैं, आप प्रदेश महासचिव हैं कांग्रेस के, बतौर प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। लखनऊ से 3 खास मेहमान हैं। हरीश श्रीवास्तव जी हैं, आप प्रवक्ता हैं यूपी बीजेपी। चंद्रशेखर पांडे हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत अजय कुमार जी मैं आपसे करना चाहूंगा, क्या कहता है ये संकेत जो आज बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से दिया गया? अक्षय, देखिए 1984 में जो पार्टी आज ही के दिन बनी थी, 32 साल पूरे हो गए। मुझे याद है 1986 में कांसी राम जी ने मायावती को हरिद्वार से चुनाव मैदान में उतारा था। मैं थोड़ा सा इतिहास जा रहा हूं। और उस समय राम सिंह सैनी कांग्रेस के थे, वीर बहादुर सिंह की यहाँ सरकार थी, बुरी तरह मायावती हारी थी। उसके बाद 1989 में जब उत्तर प्रदेश में मंडल और कमंडल की राजनीति से के कारण कांग्रेस बाहर हुई, तब मायावती पहली बार बिजनौर से सांसद बनी थी 1989। उसके बाद वो सांसद नहीं बनी, राज्यसभा में गई। कांसी राम जी के ही कारण उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। यहाँ उन्होंने पहले मुलायम सिंह को समर्थन दिया और जब 2 जून की घटना हुई, देखिए उस समय क्या कांसी राम थे और कांसी राम के कारण मुलायम सिंह बने, लेकिन जिस तरह से अपमानित करते थे गेस्ट हाउस में बुला बुला के कांसी राम, और 2 जून की जो घटना हुई उसके बाद से मुझे तो नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी अगर मुलायम के में आए और वो मायावती के साथ गठबंधन करे तो मुझे उम्मीद नहीं। भारतीय जनता पार्टी से तो गठबंधन की कोई उम्मीद ही नहीं, क्योंकि ये विश्वसनीय मायावती रही नहीं। उन्होंने ही अटल जी को वहां प्रधानमंत्री पद से एयरपोर्ट से हरवाने का काम किया था। ठीक यही बात जब 6 महीने की सरकार चली, कल्याण सिंह को सत्ता नहीं सौंपी और कल्याण सिंह को मजबूरन इनकी पार्टी को तोड़ देना, बहुजन समाज पार्टी को 2 हिस्सों में कल्याण सिंह ने 1996 में किया। अब स्थिति है मायावती की विश्वसनीयता कितनी है। देखिए कांसीराम के समय की बात तो छोड़ दीजिए, वो जिस तरह जमीन के कार्यकर्ताओं को जोड़ते थे, गांव गांव नीला कर देते थे, नीला झंडा, हाथी निशान, साइकिल पर लोग चलते थे। अब इनका वो कार्यकर्ता भी समझ गया कि बहन जी जो है, अब वो छोटे कार्यकर्ताओं की बात न करके धन उगाही का काम, जो 4-4 लाख रुपए में टिकट बिकने, 40-40 लाख तक टिकट इनके बिके, तो स्थिति है बेचने की बात। और जब इन्होंने एक सामाजिक संगठन के रूप में 2007 में पहली बार ये पूर्ण बहुमत की सरकार, ये बात तो ये 4 बार ये मुख्यमंत्री बनी, लेकिन 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार इन्होंने अपना एक जो सामाजिक ढांचा बनाया उसके आधार पर बन गई, लोग आ गए। लेकिन आज वो स्थिति नहीं, चाहे 2019 की बात आप कर ले, लेकिन वो जो मंडल और कमंडल और वो सब, वो धीरे धीरे सामाजिक समरसता लोगों में आ रही है। और बहुत सा दलित, मैं तो ये कह रहा हूँ, बहुत सा दलित भी भारतीय जनता पार्टी के साथ या अन्य पार्टियों के साथ भी जुड़ा है। तो मैं नहीं समझ रहा हूँ, मायावती ने कॉल की है कि सारे लोग एक हो जाएं, गठबंधन करेंगे, किस तरह का गठबंधन करेंगे और कौन जुड़ेगा, अभी ये केवल और केवल अगर हो सकता तो कांग्रेस के हमारे ओंकार जी बैठे वही बताएंगे। चले बिल्कुल उन्हीं से अगला सवाल भी मेरा था। ओंकार नाथ सिंह जी, जिस वोट बैंक पर बहन जी को काफी गुमान था, वो वोट बैंक छिटका है, चाहे वो सीटों के आंकड़ों के हिसाब से अगर बात कर ली जाए या फिर वोट परसेंटेज की बात कर ली जाए। क्या यही वजह है कि अब मायावती जी को भी लगने लगा है कि अब बगैर गठबंधन के बात नहीं बनने वाली? देखिए, एक बात तो आप जान लीजिए अक्षय,
कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मायावती जी का वोट बैंक बहुत खिसका है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। इस इलेक्शन में भी उनको 23% वोट मिला है। 23% वोट अगर मिला है तो 17% ही दलित का शेयर होता है और बाकी 6-7% जो है वो किसी दूसरे जाति या धर्म के लोगों ने ही वोट किया होगा, तभी वो 23 तक करीब पहुंचा है। तो ये कहना कि एकदम वो अप्रासंगिक हो गई हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। हाँ, ये जरूर है कि उनका जो है पहले से थोड़ी कमी जरूर आई है उनके फॉलोअर्स में, लेकिन उसको, ये राजनीति है, ये लोकतंत्र है, यहाँ पे हमेशा कभी कोई जीतता है, कभी हारता है, कभी ऐसा लगता है कि वो खत्म हो रहा है और फिर वो जीत जाता है। आपको याद होगा 1971 में मोरारजी देसाई जो है वो एकदम लगभग समाप्त प्राय हो चुके थे और जाके एक तरह से घर बैठ गए थे और 77 में वो प्रधानमंत्री हो गए। तो ये सारी चीजें राजनीति में कोई कुछ भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है और लोग प्रयास करते रहते हैं, अपना मीटिंग करते रहते हैं। ठीक है। और जहां तक सवाल ये है कि गठबंधन की, जो महागठबंधन की आप बात कर रहे हैं, तो दो विचारधाराओं में लोग पहले से ही बच चुके हैं। एक विचारधारा जो है जो कांग्रेस के साथ लोग हैं और एक विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और समय समय पर उस विचारधारा के लोग कभी बाहर से कभी अंदर से एक दूसरे का साथ देते रहते हैं। तो अभी ये कहना कि महागठबंधन होने जा रहा है या कुछ है, लेकिन ऐसी चर्चा चल रही है। हर तरह से लोग कह रहे हैं। महाराष्ट्र से शरद पवार जी ने भी कहा है इस बात को। सवाल इसलिए और भी लोग कह रहे हैं, ने खुले मन से दे दिया, नहीं भले ही बहाना ईवीएम का रहा। नहीं, शरद पवार जी ने भी खुले मन से ही कहा है, सब लोगों ने कहा है इसको, लोग विचार कर रहे हैं। लेकिन ये चूंकि ये इतना बड़ा मसला है और मायावती जी छोटी नेता नहीं है, बहुत बड़ी नेता है, तो उनका भी जवाब, उनकी बात का जवाब या उनके प्रस्ताव का जवाब बड़े स्तर से ही आएगा। छोटा आदमी दे के क्या करेगा। ठीक है। चंद्रशेखर पांडे जी, क्या जरूरत हो चुकी है आज की डेट में बीजेपी को अगर शिकस्त देनी है तो गठबंधन मजबूरी आपको नजर आता है, करना ही होगा? अच्छा जी, आपके इस जवाब में स्वयं एक चीज मैं शामिल करना चाहूंगा कि अभी जो तत्काल अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है, आपने उस चुनाव में देखा है कि भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा, एक बड़ा मैंडेट, बिल्कुल चमत्कारिक विजय लेके आई है। इसके बावजूद भी उसका वोट प्रतिशत 40% है, यानी 60% जनता ने विपक्ष को वोट दिया है। और हमारा जो संविधान है वो जनमत न होकर के जनप्रतिनिधि मत से चलता है, जहां पे 1-2% भी बहुत काउंट करता है, जिसका प्रमाण हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का चुनाव एक तरफ है 4-60 पे 60-40 के रेशियो पे, वहीं उसके पीछे अब आप बिहार और दिल्ली अगर देखते हैं तो दोनों में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी वहां पे भी अगर जनमत के रूप में सबसे बड़ी पार्टी होकर के भी बिहार में, इसके बावजूद भी वो न के बराबर है, बहुत नीचे है। और दिल्ली में तो ठीक ठाक तादाद में वोट पाने के बावजूद भी वो 3 सीटों पे सिमटी हुई है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में यदि अगर विपक्ष का जो वोट का प्रतिशत है, यदि वो सारा वोट पोलराइज होता है, एक तरफा होता है, तो लगभग 10% का ऐसा वोट होता है जो हमेशा फ्लोटिंग रहता है। वो टीवी के देख करके वो जो विजय की ओर है उस दिशा में जाता है। और 10% या 9% जो वोट है वो इतना प्रभावकारी होता है कि यदि 10% जिधर जाता है उधर निर्णायक और एक बहुत ऐतिहासिक बढ़त होती है। यही मात्र एक ऐसा कारण है कि पिछले काफी वर्षों से, दशक से आप देख रहे हैं कि कहीं पे भी कोई गुमराह या कंफ्यूज या जो है मतलब फ्रैक्चर मैंडेट नहीं आ रहा है, सीधे क्लियर कट मैंडेट आ रहा है। क्योंकि जो वोट, जो एक बड़ा वर्ग है जो कंफ्यूज न होकर के वो इंतजार करता है, जिधर वो रुख देता है उधर चला जाता है। तो निश्चित रूप से यदि गठबंधन, देखिए ये आज का दिन बहुत बड़ा हमारे भारतीय लोकतंत्र का दिन है। इस दिन अगर उन्होंने कहा है तो ये स्वागत योग्य बात है। अभी हमारे पास भरपूर टाइम है। समाजवादी पार्टी इस तरह अभी आज की तारीख में केवल हमारा कांग्रेस से गठबंधन था, है और आगे रहेगा। आपकी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने संकेत दिए थे ना, नतीजों के कुछ वक्त पहले उन्होंने संकेत दिया था ना कि अगर सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए जरूरत पड़ती है तो वो बुआ जी को भी साथ ले सकते हैं। इसीलिए तो हम सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, अच्छा जी,
अक्षय जी, उनके शब्द ये नहीं थे कि किसी को रोकने के लिए, उनके शब्द ये थे कि यदि रिमोट कंट्रोल से राष्ट्रपति शासन लगा करके एक दूर से बैठा व्यक्ति अगर सरकार चलाना चाहे, जिसका हश्र हम लोगों ने देखा था कि दिल्ली का 8 महीना राष्ट्रपति शासन में किस तरीके से चरमरा गया, जिसका परिणाम वहां के लोकसभा के चुनाव में दिखाई दिया, वहां के विधानसभा के चुनाव में दिखाई दिया। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री, उस वर्तमान तात्कालिक मुख्यमंत्री का सिर्फ इतना कहना था कि यदि ऐसी स्थिति आती है कि रिमोट से केंद्र सरकार चलाना चाहेगी, तो उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, मात्र इतना कहना था। और जहां तक मुझे लगता है ये प्रस्ताव, व्यक्तिगत मेरी इच्छा, ये स्वागत योग्य है और भरपूर समय है हमारे पास। और हमें लगता है कि यदि हम लोग एक मैसेज देने में कामयाब हो जाएं, तो बिहार से भी अच्छी स्थिति ला देंगे, क्योंकि बिहार से भी विपक्ष को बिहार से भी बड़ा मैंडेट है। यानी कि वहां का जो विपक्ष, मतलब वहां का जो पक्ष है, वो उसका जो मैंडेट है, हम जो आज की डेट में यहाँ उत्तर प्रदेश में विपक्ष है, वो उससे बड़ा हमारे पास है। इसलिए इसका परिणाम बहुत स्वस्थ और सुंदर निकल के आ सकता है अगर इस तरह से कुछ होता है तो। ये मेरा व्यक्तिगत मत है, पार्टी का मत निश्चित रूप से आगे आपको। ठीक है, हरीश श्रीवास्तव जी, आप क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ जो संज्ञा दी जा रही है कि एक तरफ मजबूत मोदी हैं और दूसरी तरफ तमाम विपक्षी पार्टियां, क्या अब ये जरूरी हो गया है कि अगर मोदी मैजिक को रोकना है तो एक साथ आना होगा, ऐसे बात नहीं बन सकती? देखिए अक्षय जी, लोकतंत्र को जनतंत्र कहा जाता है। जनता जिसके साथ होती है उसके रथ को कोई रोक नहीं सकता। और अभी हमारे मित्र चंद्रशेखर जी कह रहे थे कि वोटों के परसेंटेज का गुणा भाग बता रहे थे। अगर यही सोच करके तो इन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, क्या परिणाम आया? कांग्रेस के और इनके दोनों लोगों को क्या परिणाम मिला? भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उत्तर प्रदेश की जनता का आह्वान किया था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस चाहती, और वह हमारी सरकार ने शुरू किया है। हमने जो वायदे किए थे, हमने जो लोक कल्याण संकल्प पत्र में जो हमने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जो हमने कमिटमेंट किया था, उसको पूरा करने की दिशा में, उसको साकार करने की दिशा में आदरणीय योगी जी की सरकार तेजी से और पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी गतिशीलता के साथ काम कर रही है। निश्चित रूप से जो हमारे नेतृत्व का जो संकल्प है, सबका साथ सबका विकास, हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता को इस बात का एहसास होने लगा है कि जो वायदा भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने किया था वो साकार हो रहा है और उसके लिए अच्छे दिन आ रहे हैं। बाकी रहा कांग्रेस, सपा, बसपा, पहले भी कई बार ये लोग एक साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहे हैं और चुनाव भी लड़े हैं। और अभी नोटबंदी के दौरान आपने देखा कि ये सभी दल इकट्ठे होकर के, इनके साथ वाम दल भी आ गए थे, इनके साथ तृणमूल की ममता जी भी आ गई थी, तो ये सारे लोग इकट्ठा थे। लेकिन उत्तर प्रदेश की और देश की सम्मानित जनता आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व को और मजबूत बना रही है और उनके और मजबूती के साथ खड़ी है। ठीक है, तो ऐसे में इन लोगों का मोदी जी का रथ रोकने का जो योजना है वो महज ख्याली पुलाव से ज्यादा कुछ नहीं हो सकती। जब भी चुनाव होंगे आप यही परिणाम देखेंगे। ठीक है ओंकार नाथ जी, ये एक चुनौती के तौर पर नहीं देखते हैं, क्योंकि हाल में जो भी चुनाव हुए हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने भरोसा जाहिर किया है, तो क्या वजह है कि क्यों कांग्रेस पार्टी पर लोग यकीन करें? ऐसा विश्वास दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी मतलब क्या कुछ अब तक उसने किया कि जिससे लोग एक बार फिर भरोसा करें कि नहीं, कांग्रेस को मौका देना ठीक है? या समाजवादी पार्टी जिसमें कहते थे कि अखिलेश का काम बोलता है, लोगों ने भरोसा नहीं किया। तो अब इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए 2019 भी ज़्यादा दूर नहीं है, हालांकि चंद्रशेखर पांडे जी को लग रहा है, क्या 2019 को ध्यान में रखते हुए ऐसा गठबंधन अस्तित्व में आना चाहिए या आ सकता है? देखिए अक्षय, कई लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया अब तक। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के अलावा किसी ने कुछ किया? अगर राष्ट्र की बात लीजिए तो चाहे ये एडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा आज जो दिखाई पड़ रहा है,
क्या ये कांग्रेस की देन नहीं है? सिंचाई के जितने साधन आज तक बने हैं क्या कांग्रेस की देन नहीं है? बिजली जितनी गांव में दी गई है, 6 लाख गांव में से कुल 15,000 गांव बच गए थे जब कांग्रेस ने शासन छोड़ा था। क्या ये कांग्रेस की देन नहीं है? 18 IIT, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस और जितने हैं, क्या ये कांग्रेस की देन नहीं है? उद्योग कांग्रेस की देन नहीं है? फिर आधार कांग्रेस की देन नहीं है? मनरेगा कांग्रेस की देन नहीं है? आप बताइए, फिर लोगों क्या का चीज भरोसा है? क्यों नहीं जीत पा? हाँ, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। भरोसे की बात ये होती है कि हमेशा ये विधि का विधान है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं। हमने कुछ सुविधाएं दी, उसको लोगों ने दूसरे तरह से उसको पेश किया और हमारी सरकार के प्रति एक विरोध का माहौल तैयार किया, जिससे कि हम हारे चुनाव में और दूसरी पार्टी जीती। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने क्या नया किया? उज्ज्वला गैस योजना कांग्रेस के शासन की देन है, जिसको प्रधानमंत्री ने लागू किया। आधार हमने शुरू किया था, मनरेगा हमने शुरू किया था। कौन सी ऐसी चीजें, FDI हम लाए थे? नहीं, सवाल वही टिक जा रहा है ना ओंकार जी, कि लोग भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? जिससे आपने कहा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हम ये चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में 27 साल से ज्यादा का वक्त हो गया। कांग्रेस चाहती है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों परिवर्तन नहीं हुआ? कांग्रेस ये चाहती है यह देश समान गति से आगे बढ़ता जाए और विश्व की एक शक्ति बने। लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि जनता को ऐसे झूठे वादे दिए जाएं और ऐसा प्रलोभन दिया जाए कि बाद में जनता ऊपर से गिरे तो समझे हम तो उस शून्य में खड़े हैं। ठीक है अजय कुमार जी, क्या ये परिस्थिति है जैसा ओंकार नाथ सिंह जी कह रहे हैं, और जनता का भरोसा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और वो भी कह रहे हैं कि हम विकास की बात कर रहे हैं, हम काम की बात ही करेंगे, क्या विरोधी पार्टियों के लिए अब ये चुनौती नहीं है एक बड़ी, जो रिजल्ट कम से कम सामने आ रहे हैं उसको देखकर तो कह ही सकते हैं? निश्चित रूप से देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध संपूर्ण विपक्ष को चुनौती है। 2019 उनके लिए चुनौती है। अब वो किस तरीके से अपने मतदाताओं को आकर्षित करेंगे। क्या देखिए, अब सबसे बड़ी बात है राजनीतिक दलों में, विपक्षी दलों में जो पहले होता था कि ड्राइंग रूम से निकलकर, एयर कंडीशन से निकल करके धरना प्रदर्शन की राजनीति, जनता के बीच जाने का जो एक चीज चलती थी, वो धीरे धीरे विपक्षी दलों में कम हो गई। चाहे वो जो भी पार्टी हो जो सत्ता में रहती है, उसके विरुद्ध में। ये 2012 में जब चुनाव हुआ, अखिलेश मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से आप देखिए उनके विरुद्ध जो कोई भी ऐसा बड़ा धरना प्रदर्शन किसी ने किया। लेकिन चुनाव आया, अब जिस तरीके से एक गठबंधन हुआ एक पार्टी के बीच में, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, आज दोनों ही लोग उनके जब कार्यकर्ताओं से बात कीजिए तो उनका समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बातचीत में कहेगा, लो हमारी तो 105 सीटें वो चली गई, अगर उस पर हम लड़ते तो कुछ ना कुछ जीते। कांग्रेसियों का भी कहना था, बहुत से कांग्रेसियों का कहना कि हम गठबंधन न करते, उनके जो पारिवारिक झगड़े के कारण हमारा भी चला गया। तो कभी कभी ये भी चीजें होती। अब 77 की बात छोड़ दीजिए, वो इमरजेंसी के बाद का माहौल था, सारे राजनीतिक दल न केवल गठबंधन नहीं, सब हो करके वो जनता पार्टी बना ली थी। जनसंघ भी विलय कर गया था, सोशलिस्ट पार्टी भी विलय कर गई थी, और चंद्रशेखर के लोग भी साथ आ गए थे। तो इसलिए वो चीजें आप 277 वाली स्थिति आज की स्थिति में बहुत फर्क है। सारा एक गठबंधन। बिहार की बात दूसरी थी, बिहार में भी अगर मुझे लगता है कि मोहन भागवत का वो बयान न जाता आरक्षण वाला ऐन मौके पर, तो शायद उसका कुछ असर होता। फिर क्यों गठबंधन से एक पार्टी वहां नहीं गई, समाजवादी पार्टी ने ऐन मौके पे क्यों निकल गए, उसका भी एक कारण है। वो अब सब जानते हैं कि नहीं अजय जी, एक सवाल और मेरे ध्यान में उठ रहा है, एक सवाल और ये भी उठ रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में सपा, बसपा, कांग्रेस अगर ये तीनों गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते तो क्या नतीजे विपरीत हो सकते थे? देखिए, अब जो माहौल था जो चुनाव का हुआ, अगर पहले से हुआ क्या, मायावती ने अपने दलित और मुस्लिम का एक बहुत बड़ा गठजोड़ बना लिया और ज्यादातर 105 टिकट केवल एक वर्ग को, एक वर्ग विशेष को दिए। तो उनके भी लोगों में, उनके दलित वर्ग में भी ये गया, एक संदेश गया नीचे के तबके में कि वोट हमारा और सीट उनकी।
तो ये भी एक बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। जातीय समीकरण का जो एक ढांचा था उत्तर प्रदेश में, इस बार बहुत हद तक नीचे आया है, इसमें कोई दो राय नहीं। विकास के मुद्दे पर लोग गए, विकास की बात सही थी, अखिलेश का विकास पे ज्यादा उंगली नहीं उठी थी, लेकिन जो पारिवारिक झगड़ा आज हर कोई स्वीकार करता है कि इस पारिवारिक झगड़ा और उससे बाद जब कांग्रेस से गठबंधन ने दोनों ही नुकसान हुआ, दोनों तरह से दोनों पार्टियों का नुकसान हुआ, तो ये स्थिति है। अब 2019 को रख करके लोकसभा में केंद्रीय स्तर पर क्या गठबंधन, प्रदेश नहीं, ये मैसेज केंद्रीय स्तर पर, दिल्ली के स्तर पर अगर एक कोई बड़ा गठबंधन होता है, सारे लोग उसमें, लालू की भी पार्टी, नीतीश की भी पार्टी, सब लोग शामिल हो। बिल्कुल, नीतीश का भी जिक्र आपने किया, नीतीश कुमार का भी जिक्र किया, लेकिन हाल में जो कुछ तस्वीरें सामने आई, उन तस्वीरों को लेकर भी कई तरह के कयास लगाए गए। चंद्रशेखर पांडे जी, अगर मिशन 2019 की हम बात कर लेते हैं, तो क्या बीजेपी को रोकने के लिए तमाम विरोधी दलों को एक साथ नहीं आना चाहिए, या नहीं आना होगा टक्कर देने के लिए अगर मुकाबला करना है? मुझे लगता है कि बिल्कुल, ये मैं व्यक्तिगत, अगर अभी चूंकि प्राइमरी स्टेज पे ये मुद्दा है, इसलिए मैं व्यक्तिगत ही शब्द जोड़ूंगा। व्यक्तिगत मुझे लगता है कि बिल्कुल आना चाहिए और ये स्वागत योग्य कदम है, सबको साथ आना चाहिए। देखिए, एक चीज स्पष्ट होना चाहिए कि ये जो माहौल है यहाँ पे, जब तक कि जनमत ही जनप्रतिनिधि मत नहीं बनेगा, तब तक सही सरकार कभी नहीं बन सकती है। यानी कि बहुमत का जो जनमत है वही सरकार में होना चाहिए। तकनीकी तौर पे कोई बहुमत का या बड़ी सरकार बन जाना ये बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती है। ऐसे स्थिति में बिल्कुल आर पार की पोजीशन अगर होती है तो जो जनमत होता है वही सरकार के रूप में तब्दील हो जाता है, उसमें तकनीकी समस्या नहीं आनी चाहिए। इसलिए ये एक अच्छे लोकतंत्र के लिए ज्यादा अच्छा है कि हमारा गठबंधन एक अच्छे रूप में हो जाए। अब एक चीज मैं जरूर स्वीकार करना चाहूंगा अपने वरिष्ठ पत्रकार अजय भाई का। देखिए, एक ये सच है कि हमारे चुनाव में, एक ये मैं स्वीकार करने में मुझे कोई एतराज नहीं, जैसे आज की डेट में चुनाव के बाद हम और कांग्रेस के कार्यकर्ता लेवल पे बैठते हैं, हम लोग जो उनके पदाधिकारी, हमारे पदाधिकारी, अब हम लोग साथ चाय पीते, हम लोग एतराज नहीं होता था। परंतु चुनाव के पहले हम लोगों का जो डिसीजन में परिस्थितियां, ये चर्चा का विषय नहीं है कि क्या रहा, क्यों लेट हुआ, लेकिन जो भी रहा, गठबंधन थोड़ा विलंब हुआ। उस विलंब के चलते जो जमीनी स्तर पे हमारे कार्यकर्ता, उनके कार्यकर्ता एक साथ पैचअप में नहीं आ पाए, क्योंकि देखिए, संबंध बनने के लिए हम आप बैठेंगे, जब हम आप एक बार, दो बार, 5 बार, हम हैं, हरीश भाई हमारे बगल में बैठे हुए हैं, हम आप भाजपा से हैं, मैं सपा से हूं, लेकिन हम लोग जो 8 बार जब बैठ लेते हैं तो हम लोग को अच्छा लगने लगता है, हम बाहर निकल के मुस्कुरा के जाने लगते हैं। तो हर चीज, रिलेशन बिल्डअप को एक समय चाहिए होता है। हमें लगता है कि कांग्रेस के साथ थोड़ा सा उस वक्त में हमारा जो समय टाइम बीइंग रहा वो कम पड़ गया, परंतु और इसका नुकसान हुआ, जल्दी एटमॉस्फेयर ये है, इसका मानते पांडे जी नुकसान हुआ। जी बिल्कुल, हमें टाइम नहीं, नुकसान ना कह के हम ये कहें कि अगर हम थोड़ा सा समय मिलता तो और अच्छे रूप में होते, परिणाम निश्चित रूप से शायद कुछ बिल्कुल अंतर वाले परिणाम नहीं, लेकिन आपके विरोधी, आपके जो विरोधी हैं, जो धुर विरोधी भारतीय जनता पार्टी, उनके नेताओं की तरफ से तो ये कहा जाता रहा कि अगर ये गठबंधन पहले हो जाता तो ना कांग्रेस के पास 7 आती और ना 57 तक रह जाते अखिलेश, शायद आंकड़ा और भी कम हो जाता। मेरा अपना मानना यह है कि अब आगे देखिए, जो जीत जाता है वो कुछ भी कहता है, ये तो उसका अधिकार भी होता है और हम लोगों को, हमको आपको सुनना भी पड़ेगा, स्पेशली हमको। लेकिन मैं ये दावे से कहता हूं, और आगे देखिएगा कि अगर गठबंधन बन गया तो आप निश्चित रूप से, मैंने आपसे बताया ना कि बात सिर्फ ये 60% वोट ही नहीं मिलेंगे, जो उधर 40 हैं, उन 40 में भी कम से कम 10 होंगे, 8 होंगे, 5 ही होंगे, 5%, 7% वोट ऐसे होंगे जो हवा के रुख के साथ चलते हैं और आज से नहीं, दशकों से चले आ रहे हैं, वो भी आपको मिलेंगे, जैसा कि बिहार में माननीय नीतीश जी और लालू जी के गठबंधन के कारण हुआ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पोजीशन आई, बिल्कुल वहां पे जो भी परिस्थिति रही, लेकिन वहां पे सीधे आर पार की लड़ाई की पोजीशन बन गई थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में, और भारतीय जनता पार्टी कभी भी आर पार की पोजीशन की लड़ाई से हमेशा भागती है, और आप देखिएगा कि यदि जैसे ही गठबंधन होगा, ये कोई ना कोई खेल ऐसा करेंगे, अभी इनके पास सत्ता है, जिससे कि सीधे सीधे आर पार की लड़ाई को ये अभी रोकेंगे। ठीक है ओंकार जी, ये जो कह रहे हैं, फिर कोई ना कोई खेल करेंगे, ये खेल थोड़ा हम समझना चाहेंगे, दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आखिर वो कौन सा खेल होता है जो पांडे जी को। खेल तो बहुत कर रहे हैं और खेल कर रहे हैं, खूब तरीके से कर रहे हैं, लेकिन जंग के छोटू कहते हैं कि हम ना कोई भ्रष्टाचार करते ना कोई काम करते। एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जियो का सिम कार्ड आया था जिसको उन्होंने 3 महीने फ्री चलाया,
और उस पर कम्युनिकेशन सेक्रेटरी थे मिस्टर राकेश गर्ग, उन्होंने नोटिंग की थी कि चाहे इसका 5 रुपए 10 रुपए जो भी आप लिखना हो आप एक निर्धारित कर दीजिए, ताकि जो सिम कार्ड निकले तो उससे कुछ राजस्व भारत सरकार को भी मिलता रहे। उनका ट्रांसफर कर दिया गया, दूसरे आदमी आए, उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया, हो गया। अभी एक 7-8 दिन पहले आप ये समझिए कि बड़ा लंबा लंबा फ्रंट पेज पे इनका ऐड निकला कि 72 मिलियन जो है इनके क्लाइंट 1 महीने में बने। 72 मिलियन का मतलब हुआ 7 करोड़ 20 लाख, और 303 रुपए का सिम दिया, उसके हिसाब से 21,000 करोड़ रुपया इन्होंने 1 महीने में कमाया। अगर 10% भी रख लीजिए आप टैक्स, तो 2100 करोड़ जो है वो 1 महीने में आता है। और ये 3 महीने 2100 करोड़ भारत सरकार को नहीं मिला, इसका दोषी कौन? और इसके अलावा वोडाफोन और जो एयरटेल जैसी और कंपनियां हैं उनकी क्लाइंटेज कम हुई, हमें वहां से भी टैक्स नहीं मिला और इनसे तो मिला ही नहीं। ये तो आपने कहा कि राजस्व को जो चूना लगा है, जिस खेल के बारे में पांडे जी कह रहे थे, बहुत हो रही है। देखिए अब वहां पर व्यापक घोटाला इतना बड़ा है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है, चिल्लाइए चीखिए कुछ, वो अपने हिसाब से गाड़ी चल रही है। सीबीआई जांच कर रही है ना सर, वो बता रहा हूँ ना, ये सब चीजें इस तरह से हो रही हैं। और डंके चोट कहता है मैंने कुछ नहीं किया है और कांग्रेस ने ये कर दिया वो कर दिया। आप सुनिए कांग्रेस का प्रूफ, इनका डंका देखिए। इन्होंने सीएजी की तरफ 2 लाख करोड़ का कहा कि सीएजी में घोटाला हुआ, वो क्या कहते हैं 2G में 2 लाख करोड़, और मुकदमा इन्होंने कितना किया? मुकदमा इन्होंने किया है 20,000 करोड़ का, 1,80,000 करोड़ कहां चला गया भाई? तो ये खेल कर रहे हैं, जैसा त्रिपाठी जी बता रहे हैं। नहीं, उस खेल के बारे में करेंगे, लेकिन हर खेल हमेशा हिट नहीं होता है, समय होता है। अभी समय है, धीरे धीरे पता लगेगा कि समय कैसे विपरीत होता है, ये अपने आप उनको पता लगेगा। और ईश्वर हरीश श्रीवास्तव जी कुछ जवाब देना चाहेंगे ओंकार जी को? जी, ओंकार जी को कुछ जवाब देना चाहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि खेल कर रहे हैं। अब देखिए कांग्रेस तो चूंकि खेल करती रही है तो उसको हर जगह खेल नजर आता है। अभी ये लोग अपने खेल का जवाब देश की जनता को दें, उसका प्रायश्चित करें। देश की जनता को मालूम है कि कौन खेल करता था और कौन देश की जनता की बेहतरी के लिए काम कर रहा है। नहीं हरीश जी, तो ओंकार जी ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर 2G घोटाले की बात करते हैं, 1,80,000 करोड़ का अगर वो जिक्र कर रहे हैं कि 20,000 करोड़ का क्यों उसमें मुकदमा लिखा गया, हेरफेर? देखिए ऐसा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश से वो सारी जांचें हो रही हैं, सीबीआई जांच कर रही है, उसके परिणाम आने दीजिए। उसमें जो जांच हो रही है, जो वो अपने आप दूध का दूध पानी का पानी होगा, किसी के लिखाने और पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला है। जो उनके दिशा निर्देश रहे होंगे, जिस तरह से वो जो दर्ज हुए हैं, जिसमें जांच हो रही है, तो उस जांच में तो सारे पत्ते खुलेंगे। ठीक है ओंकार नाथ जी, हरीश श्रीवास्तव जी तो कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार कीजिए, सब दूध का दूध पानी का नहीं, पानी वो तो आज जो जांच चल रही है उसका दूध का दूध पानी का पानी होगा ना। किसी ने सीएजी से ये पूछा कि आपने जो 2 लाख करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है, इसमें 1,20,000 कहाँ है? 1,80,000 क्यों 20,000 का सीबीआई ने किया? किसने सीबीआई को आता 20,000 करोड़ का? विपक्षी पार्टी आप बड़ी हैं, आप सदन में ये मुद्दा उठाइए, हिसाब मांगिए। हम उठा रहे हैं, सब जगह हिसाब उठा रहे हैं, हम तो कोर्ट में भी जा रहे हैं। अच्छा जी, हम कोर्ट में भी जा रहे हैं, इस मुद्दे को उठाने जा रहे हैं, हम करेंगे इसको। जिस समय इस पे मुकदमे हुए, जिस समय ये जांच शुरू हुई, सरकार तो इन्हीं की थी, क्या कर रही थी? ठीक है, नहीं मेरा सवाल जो अभी चंद्रशेखर पांडे जी ने जिस खेल के बारे में बात कही थी, हम उस खेल को समझना चाह रहे हैं कि वो खेल कौन सा होता है। शायद राजनीतिक खेल की अच्छा जी, मैं ही आपको क्लियर कर देता हूँ। अच्छा जी, मैं ही आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। खेल का मतलब भारतीय जनता पार्टी सगुफा का एक इनके पास समुद्र होता है। इनके पास में जैसे ये मैजिक मैन के पास जादू में पिटारे रखे होते हैं, वैसे इनके पास अजीब अजीब टाइप के पिटारे होते हैं। ये कभी डमरू निकालेंगे, कभी कुछ निकालेंगे। ये देखो तो जैसे जनता है। अब आप एक चीज समझ लीजिए कि 3 साल भारतीय जनता पार्टी का सरकार का कार्यकाल हो गया केंद्र का, और हम लोगों ने देखा कि अजीब अजीब डमरू निकलते। एक डमरू निकला मेक इन इंडिया, बिल्कुल ऐसा लगा कि पूरा देश पागल हो गया है, दुनिया और भारत में पैसे लेके आ रहा है। फिर वो गायब हो गया। इनका जो शेर था उसको कोई चूहा खा गया। लेकिन लोग फिर भी भरोसा कर रहे हैं पांडे जी, कि ये स्मार्ट इसकी वजह नहीं समझ में आ रही देखिए आप लोगों को। अच्छा जी, अच्छा जी, मैं आपको वजह बता दूं। बेसिकली क्या होता है ना कि हम लोग जो हिंदुस्तानी, हम लोग भारतीय कल्चर है, उसमें हम लोग जब पैदा होते हैं तभी एक चीज सिखाया जाता है कि एक बिल्कुल कोई एक भगवान कोई अवतार लेके आएंगे और सारे दुखों को दूर कर देंगे। तो बेसिकली हम जब पैदा होते हैं तब से ही इंतजार करते
मानते हैं कि कोई एक शख्स आएगा जो दुखों को दूर कर देगा। फिर हम एक को देखते हैं, जब दुख दूर नहीं होते हैं तो कुछ दिन बाद उससे हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर दूसरे पे चले आते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ था कि इस तरह का जादूगरी की शक्ति रखने वाले, जो इनका मैजिक पिटारा निकालने वाले पहले काफी दिनों से नहीं आए थे, एक लंबा गैप हो गया था। तो इसलिए भारत की जनता को अभी 3 साल कोई बड़ा समय नहीं होता है। और मैं आपको बता दूं कि चूंकि इन्होंने लगातार जो उम्मीदों का एक गजब परचम लहराया है, एक उम्मीदें चरम पे कर दी हैं। और किसी बहुत विद्वान व्यक्ति ने कहा है कि जनता की भूख इतनी मत बढ़ाइए कि वो आपको खाने पे आ जाए। तो मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये स्वयं में, भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा खतरा यही है कि वो लगातार उम्मीद पे उम्मीद बढ़ाते जा रहे हैं। अब ये हो जाएगा हर चुनाव में। आप देखिए 3 साल बाद भी अभी जो ये विधानसभा चुनाव हुआ है, इसमें आपने देखा होगा कि मोदी जी ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी विपक्ष में हो। और उत्तर प्रदेश भारत के नक्शे का नहीं, वो किसी अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया का कोई एक प्रदेश है जहां पे वो आकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं कि हर एक बात पे बोलो आपको ये होना चाहिए कि नहीं। अरे भाई इनसे पूछे कौन कि अगर केंद्र सरकार के पास सारी शक्ति है, आप कर दिए होते किसी चीज के लिए। तो करना कुछ नहीं, केवल बड़ी बड़ी बातें। और ये जरूर है, हम ये चाहेंगे जनता की उम्मीदें अभी तक कम से कम इस वक्त तक उसको लग रहा है कि शायद यहां से कुछ मिल जाए। वो एक उम्मीद लगाए बैठी थी। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि 2019 के चुनाव तक अगर हमारा एक मजबूत स्थिति में हम दिखेंगे और हम अपनी बातों को तवज्जो के साथ अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। और मैं एक चीज और चाहूंगा कि गठबंधन हमारा जैसे जो कुछ भी निर्णय है, मैं अपने पार्टी फोरम पे भी कहूंगा कि जो कुछ भी हो वो कम से कम 6 महीना 8 महीना पहले तक हो जाए। जैसे आज हमारा कांग्रेस का वेल नहीं, लेकिन आपकी जो अभी विरोधी पार्टियां हैं जिनके साथ आप कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि हम एक हो जाएं, अजय कुमार जी भरोसा कैसे करेंगे? बिहार में नींव आप गठबंधन की डालते हैं, खुद भाग खड़े होते हैं। हो सकता है फिर कहीं ऐसा ना हो पे अपनी बात कही है जी। फिर कहीं ऐसा ना हो कि फिर नए गठबंधन की आप बात छेड़िए और खुद ही मैदान छोड़ दीजिए। अक्षय, गठबंधन के साथ साथ विश्वसनीयता भी बहुत आवश्यक है। हर नेता की अगर विश्वसनीयता केवल स्वार्थ बस गठबंधन हुआ तो गठबंधन चल नहीं पाता। बिहार में आप मुलायम सिंह यादव गए, शिवपाल गए, मंच पर रहे, उसके बाद छोड़ के और ऐन मौके पर हुआ कि साहब वो गठबंधन से भाग गए। कहाँ विश्वसनीयता रही या उसके पीछे क्या कारण था? हम तो कहते हैं कि क्या सीबीआई का डर था उसमें, और ये डर फिर आगे भी आएगा। देखिए, राजनीतिक स्वच्छता अगर राजनीति में नहीं आएगी तो चाहे जितने आप गठबंधन कर लीजिए। मायावती के बारे में एक बात तो जग जानता है कि उनके यहाँ टिकट बिकते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं। अब जो बात हुई कि वोट परसेंट उनका बढ़ गया 22% जैसा कहा हमारे ओमकार सिंह जी ने, तो मैं एक बात ये कहूं कि उन्होंने मुस्लिमों पर इतना प्रभाव दिया था तो वो भी मतदाता उनके साथ जुड़ा। क्या हुआ? लेकिन आगे आने में 2019 में बहुत बड़ी चीज है अगर अभी से सार्थक प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि एक बात तो स्पष्ट है, अभी तक कोई ऐसा गंभीर आरोप केंद्रीय सरकार पर भ्रष्टाचार का नहीं लगा जिसकी जांच की मांग की जाए। या अब देखिए जियो वाला मामला ओमकार जी ने उठाया, मैं तो कहूंगा, सुझाव दूंगा कि आप अगर ये मामला सही समझ रहे हैं और जो लोगों को लगता भी है, आप इसको जाइए कोर्ट में जाइए और लाइए। सरकार की चीजों को देखिए, भ्रष्टाचार अगर उजागर नहीं होगा जहां हो रहा है, तब तो आप ये समझिए कि खाली कह देने से मोदी के बारे में और मोदी सरकार के बारे में, केंद्रीय सरकार, आज भी हम जनमानस में घूमते हैं, लोगों से बात करते हैं, सब तो कहते हैं हाँ भाई ये तो है, न खा रहा है न खाने दे रहा। उत्तर प्रदेश की भी स्थिति है, जिलों में जो अधिकारी हैं अब वो क्या कह रहे हैं, कितना डर रहे हैं, ये एक मैसेज आ रहा। संदेश अगर नीचे तक जाएगा तो बहुत कुछ होगा। संदेश अखिलेश की सरकार में विकास का संदेश नीचे तक गया, लेकिन उसके बाद जब पारिवारिक झगड़ा हुआ और उसी में सारी चीजें आई तो भी वो संदेश अब भ्रष्टाचार के रूप में जो विकास हुआ उसकी कलई खुल रही है। 2-2 लाख का झंडा लगाया जा रहा है, 1-1 लाख की लाइट लगी हुई थी। अब ये सारी चीजें खुलेंगी, इनकी जांच होगी, कुछ मामलों में सीबीआई की जांच होगी। मैं समझता हूं जब वो जांच शुरू होगी तो फिर ये गठबंधन की बातें टाइम फिक्स हो जाएंगी। ठीक है ओंकार नाथ जी, जो अभी तमाम बातें अभी अजय कुमार जी की तरफ से कही गई, और साथ ही एक जो सबसे अहम सवाल ये भी उठता है कि अगर इस तरह का कोई गठबंधन या फिर महागठबंधन बनता है तो चेहरे को लेकर भी तो तमाम फजीयत होनी। देखिए,
ये तो आप मान के चलिए कि चेहरे को लेके कोई फजीयत नहीं होगी। गठबंधन बनेगा तो कोई न कोई नेता उसका वो लोग चुनेंगे। अब किसको चुनते हैं ये समय बताएगा। अरे अक्षय अभी अजय जी जो बात कह रहे थे, बता दे कुछ। अजय जी हरीश जो जी, मैं बात आपके कह पास रहे ही थे, आ रहा हूं। एक उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में बात कहना चाहूंगा। अभी बहुत जल्दी है उसमें कोई टिप्पणी करना, लेकिन जो मैं एक चीज देख रहा हूं उसमें मुझको कहना इसलिए आवश्यक है, हो सकता है कि हरीश जी की भी समझ में आ जाए और उसको ऊपर कहें। अभी 24 दिन के बाद इन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग स्टार्ट की और कम से कम 20 अधिकारियों को वेटिंग लिस्ट में रख दिया। मुझको ये वेटिंग लिस्ट वाली बात समझ में नहीं आई, इसलिए कि कोई भी अधिकारी अगर गड़बड़ है तो उसको सजा दीजिए, उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, उसको जो भी करना हो करिए, जांच बिठा लिए। लेकिन आप अगर 20-25 बड़ी संख्या में अगर अधिकारी को वेट लिस्ट में डाल देंगे ये दिखाने के लिए कि हम तुमको सौतेला मानते हैं, तुम हमारे लिए बेकार हो क्योंकि तुम दूसरी सरकार के पास थे, तो आप ये नहीं सोच रहे हो कि जिससे आप काम लेने जा रहे हो वो आने वाली सरकार के लिए सौतेला हो जाएगा। ठीक है। तो एक अधिकारियों के बीच में जो एक लंबी डिवीजन बना रहे हैं कि ये हमारा ये तुम्हारा, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, अब मेरे अधिकारी सवाल- किसी के नहीं अब मेरे होते, सवाल का उसको जवाब। देखना चाहिए। अब जहां जो चेहरे की हम बात कर रहे थे, चेहरा जहां तक है, चेहरा सबके सामने है। आप देख लीजिए जितने भी अब तक क्या कहते हैं कोई भी बात होती है तो अभी तक जो है वो कांग्रेस के नेतृत्व में ही लोग राष्ट्रपति से मिलने के लिए जाते हैं और सोनिया जी के नेतृत्व में साथ में जाते हैं। वो सबको मिलजुल के बात करती हैं और जितने भी डिमांड हो रही है वो सब लोग यही कह रहे हैं कि आप आगे बढ़िए और आप सबको मिला के बात करिए। नेता कौन होगा ये समय डिसाइड करेगा। अभी ये कह देना कि आज हम नेता हैं या वो नेता हैं फलाने नेता हैं, ये नहीं होगा। नेता तो जब सब मिल बैठेंगे और जिस पर एक लीडरशिप की तैयारी होगी वो नेता हो जाएगा। ठीक है। हरीश श्रीवास्तव जी, अगर इस तरह का कोई गठबंधन होता है, जैसा कह रहे हैं ओंकार नाथ जी कि चेहरे को लेकर कोई किचकिच नहीं होगी, सर्वसम्मति के साथ चुन लिया जाएगा, अगर इस तरह गठबंधन बनता है, तो क्या अखिलेश यादव नेतृत्व स्वीकार करेंगे? और क्या अखिलेश यादव का चेहरा प्रधानमंत्री के लायक अभी मुफीद बैठता है? राहुल गांधी को लेकर ये आवाज उठती रही है कि ये पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, चुनावी बेला में नजर आते हैं और उसके बाद दिखाई नहीं पड़ते हैं। नीतीश कुमार, उनकी भी चाहत जग जाहिर है। शरद यादव हुए, तमाम ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री बनने का सपना जो देखते हैं। तो ये दिक्कत नहीं आएगी अगर गठबंधन होता है? नहीं अक्षय जी, देखिए सपना देखना बुरा नहीं, कोई भी लोकतंत्र है, सबको सपना देखने का अधिकार है। परंतु आदरणीय अजय जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, वो थी कि विश्वसनीयता की। तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अगर लीडर की विश्वसनीयता नहीं है, लोगों के मन में उसके प्रति भरोसा नहीं है, तो ये एक्सरसाइज जितनी भी हैं वो होती रहे। और मूलतः जो बात मैंने कही कि जो ट्रांसपेरेंसी और परफॉर्मेंस, ये दो चीजें ऐसी हैं कि ये अब जनता जागरूक हुई है और जात पात और इस तरह के जो बातें कही जाती हैं या जो इस तरह के चारे डाले जाते हैं, जैसे बसपा सुप्रीमो ने अपनी हर सभा में, हर प्रेस में एक वर्ग विशेष का वोट लेने के लिए प्रयास किया और समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यालय में ही बुला के सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बावजूद प्रेस कराई और वोट का लालच में ये सब कुछ करते रहे। और अपीजमेंट की पॉलिसी में पूरी 5 साल सपा सरकार काम करती रही, लेकिन जब वर्डिक्ट आया तो वर्डिक्ट दे करके जनता ने दिखाया कि देखिए इस तरह की राजनीति से काम चलने वाला नहीं है। अब जनता के वायदों को, जनता से किए गए वादों को पूरा करके दिखाना होगा। नहीं, ओंकार नाथ जी कह रहे कुछ दिख तो नहीं रहा। हरीश जी, ओंकार नाथ जी कह रहे कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है। अब वो कांग्रेस के मित्रों को नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन देश की और प्रदेश की सम्मानित जनता को दिखाई पड़ रहा है। यही कि नहीं, जो देश विदेश के अंतर्राष्ट्रीय फलक के लोग हैं, जो निष्पक्ष और तटस्थ भाव से चीजों को देखते हैं, उनको भी ये चीजें दिखाई पड़ रही हैं। बौद्धिक वर्ग में आप सब पत्रकार मित्रों को भी चीजें दिखाई पड़ रही हैं। अभी अजय जी कह रहे थे कि नीचे तक हर जिले में जो आदरणीय योगी जी के शासन की जो धमक है वो पहुंची है और भ्रष्टाचार पे लगाम लगी है। लोगों में एक भय व्याप्त हुआ है
कि अब ये भ्रष्टाचार की खेती करने वाले लोगों का ठीक है, अब यानी अंजाम बुरा होने ये वाला भारतीय है जनता पार्टी और को प्लस भ्रष्टाचार नहीं पॉइंट चलेगा। लगता है कि जो पारदर्शिता की बात आप लोग करते हैं, जो विकास की बात करते हैं, उस पर लोग भरोसा कर रहे हैं, तो इसके पीछे वजह वही है। चंद्रशेखर पांडे जी, वो चेहरे के सवाल पर एक बार फिर हम आते हैं। अगर राहुल गांधी और अखिलेश यादव में तुलना की जाती है 2019 के मद्देनजर, तो कौन ज्यादा बेहतर चेहरा लगता है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत छोटा सवाल है। अगर गठबंधन जब सर, कंप्लीटली प्रधानमंत्री पद का सवाल है, तो छोटा निश्चित सवाल रूप का है। से मैं बता दें आपको, जब एक बड़ा गठबंधन हो जाएगा तो वो एक बड़ा इशू होगा कि गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, उसमें कौन होगा, उसका नेतृत्व कौन होगा। हमको आपको मुझे नहीं लगता है कि कोई भी डिस्प्यूटेड ये पोजीशन है, बिल्कुल क्लियर कट है। हाँ, इसमें कोई शंका नहीं, जैसा ओमकार भाई ने बोला कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और हमें लगता है कि निश्चित रूप से प्रथम दल, प्रथम व्यक्ति के रूप में कांग्रेस को रहना चाहिए। ये हमारा अपना व्यक्तिगत मत है और जहां तक मुझे लगता है बहुत छोटा होगा। मुझे लगता है कि इस चीज का निर्णय कोई एक दिन भी नहीं लगेगा। मुझे लगता 15 से 20 मिनट की मीटिंग में ये डिसाइडेड हो जाएगा, क्योंकि एक किसी भी चीज का डिस्प्यूट तब होता है जो उस पर संदेह लेवल बड़ा हो। और जो विपक्ष का जो भी हमारा एक गठबंधन बनेगा, जैसे आपने देखा कि जब हमारा उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ, तो मुझे लगता है कि शायद मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पे एक बार मजाक में भी चर्चा नहीं हुई होगी। ये एक मूक होता है। वैसे ही मुझे लगता है कि बिल्कुल जब ये गठबंधन का स्वरूप बनेगा तो नेतृत्व नहीं तो मुख्यमंत्री बनने के प्रतिद्वंदी नहीं थे ना राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में, इसलिए नहीं खटास हुई ना। समझ लिया आप जी। और तो दूसरी बात पांडे जी, ऐसा ही कुछ बिना जी पांडे जी, और दूसरी बात ये, क्या नीतीश कुमार इस बात को स्वीकार कर लेंगे? क्योंकि महागठबंधन बनेगा तो सिर्फ सपा कांग्रेस तो नहीं होंगे ना, और भी तमाम दल होंगे। नीतीश कुमार इस बात को स्वीकार कर लेंगे? देखिए, एक ममता बनर्जी इस बात को स्वीकार कर लेंगे? मुझे लगता है कि ये जितने भी नाम आपने कहा, यद्यपि ये बहुत अभी प्री मेच्योर पोजीशन है, लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी नाम है, ममता बनर्जी जी की जहां तक बात है, तो ममता दीदी अपना वो बंगाल छोड़ करके आने के लिए शायद उन्होंने कहा भी नहीं होगा। और जब वो स्टेट में अपनी है और स्टेट में मजबूत स्थिति में है, वो बंगाल छोड़ने की भी वो मूड में भी नहीं है। नीतीश कुमार तो हसरत पाले हैं। तो आप एक चीज समझ लीजिए, नहीं मैं ये कहूंगा कि अभी ये कहना कि हसरत पाले हैं, थोड़ा सा ये उनके साथ जास्ती हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि बिल्कुल जब गठबंधन बनेगा, अगर ये गठबंधन इस ग्रैंड अलायंस पे खड़ा हुआ, तो आप निश्चित देखिएगा कि ये नेतृत्व का सवाल, ये मुश्किल लगता है 15 मिनट तक नहीं टिकेगा। ये एक लाइन अजय कुमार जी, इस पर एक रिएक्शन जरूर दीजिए। इतना आसान है जैसा चंद्रशेखर पांडे जी को लग रहा है? सारे जो दल हैं, अरे सर पांडे जी, उत्तर प्रदेश में सिर्फ आपके दल में जो फजीहत देखने को मिली प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर या मंत्री पद में, कि आज ये इन आज ये आउट, इस तरह की परिस्थितियां, आपको लग रहा है कि इसमें ज्यादा अड़चन नहीं होगी? अजय कुमार जी, वो एक लड़ाई, वो एक सैद्धांतिक विचार की अक्षय जी, सबसे बड़ी बात यह देखिए, जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ, जो एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी अखिलेश यादव की और राहुल गांधी की, हम लोगों ने एक सवाल पूछा था कि 2019 का क्या होगा ये गठबंधन। तो अखिलेश यादव जी ने मुस्कुरा करके राहुल गांधी की तरफ देखा और उस समय ये आभास लगा उनकी बातों से कि 2019 के मुखिया वो रहेंगे और 2017 का मुखिया मुझे मानने की बात हो गई। अब जब महागठबंधन होगा, अभी तो ये दो पार्टी के गठबंधन की बात हो रही थी, महागठबंधन में तो आपने सही कहा, नीतीश जी का क्या होगा, ममता जी, ऐसा नहीं है। ये तो जिज्ञासा अगर लालू जी से भी पूछ लिया जाए और वो घोटाले में न फंसे हो तो वो भी कह देंगे, अरे बबुआ हम मुख्य प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो ये राजनीति के अंदर जो जिज्ञासा होती है वो सबके अंदर होती, हर और भी मायावती क्यों चुप बैठेंगी? वो कहेंगे हमारे पास 20% का एक बड़ा वोट बैंक है। तो सारी चीजें होंगी। और एक आप केवल और केवल बिहार के मामले को लेकर के देख लीजिए, महागठबंधन हुआ, सारी चीजें हुई, क्यों टूटन हुई उसमें। अब जितनी और पार्टियां, केवल एक पार्टी उत्तर प्रदेश की बात आप मत करिए, राष्ट्रीय स्तर पर यह गठबंधन अगर होता है, कौन मुखिया बनेगा, कौन चेहरा बनेगा, और वो भी बात आप छोड़ दीजिए कि जब यूपीए की सरकार A और 2 चली, तब उस समय बाहर से समर्थन दिया, समाजवादी पार्टी ने भी दिया और बहुजन समाज पार्टी ने भी दिया। गठबंधन नहीं हुआ, बाहर से उनके वेस्टेज इंटरेस्ट है, सारी चीजें थी, उस पर नहीं जाना है। लेकिन महागठबंधन अगर ये राष्ट्रीय स्तर पर कोई बनाते हैं,
जिसके लिए आज मायावती ने कहा भी है। आज उनकी पार्टी की 32वीं वर्षगांठ भी थी। आज अंबेडकर जी का जन्मदिन है। इसी दिन 84 में 14 अप्रैल को उनकी पार्टी बनी थी। आज उन्होंने कहा कि विरोधी दल के लोगों को एक जगह पे भाजपा को रोकने के लिए आना चाहिए। अब कौन कौन विरोधी दल आएंगे उनकी भी बात होगी। शरद पवार की पार्टी का क्या होगा? बिल्कुल, ये तमाम सवाल है कि तमाम नेता ऐसे हैं जिन्होंने सपने संजोए पिछले काफी वक्त से कि कब अगर ऐसा मौका आता है तो हमें देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। ओंकारनाथ सिंह जी, फाइनल कमेंट भी, आपको कहीं जाना भी है, एक फाइनल कमेंट मैं आपसे जरूर चाहूंगा। क्या इतना आसान, जैसा चंद्रशेखर पांडे जी को लग रहा है कि एक बैठक हुई और 10 से 15 मिनट में नतीजा सामने आ जाएगा कि फला कैंडिडेट घोषित? देखिए, अभी तो ये रूपरेखा का कोई बना ही नहीं है। पहले एक बयान कोई आया, इस पर हम लोग बैठ के यहाँ बात करने लगे और घंटे भर में चाहते हैं कि तुरंत फैसला हो जाए। तो पहले देखिए क्या रूप होता है, क्या पिक्चर बन के आती है, और बन के आती है तो उसके बाद जब इतने बड़े लोग और साथ मिलेंगे तो नेता का चयन भी हो जाएगा। क्योंकि जब आदमी मिलने आता है तो कुछ खो के आता है और कुछ सरेंडर करके आता है कि हमको इसको मजबूत बनाना है, इस लीडरशिप को, और किसी एक आदमी को चुन के उसके सहारे सब लोग चलते हैं। तो ये फैसला तो हो ही जाना है। आप देखिए, इतनी बड़ी जनता पार्टी बनी थी, मोरारजी देसाई पर 1 मिनट में फैसला हो गया। तो वो कोई ऐसी बात नहीं है, फैसला हो जाएगा जब लीडरशिप बनेगी। भारतीय जनता पार्टी में ही लीडरशिप की मार चल रही थी, अंत में मोदी जी के नाम पर मोहर लगी और फिर उन्होंने अपना आगे गाड़ी बढ़ाई। तो पहले कोई स्वरूप बनने दीजिए, तब उस पर कोई विचार किया जाए, कोई बात की जाए। अभी क्या कहना, अभी तो बहुत जल्दी है। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ओंकारनाथ सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम लखनऊ का एक बार रुख करते हैं। तीनों खास मेहमान बाकी हमारे साथ मौजूद हैं। हरीश श्रीवास्तव जी, अभी जैसा ओंकारनाथ सिंह जी ने कहा कि अभी प्री मैच्योर है इस तरह की बात को भी करना, इस तरह की संभावनाओं को जोड़ना। ये विधानसभा चुनाव के दौरान भी कह रहे थे कि जब ये मेल मुलाकातों का मतलब क्या है, इसके मायने क्या निकाले जाने चाहिए, तब भी कहा जाता था कि राजनीतिक मेल मुलाकात होती रहती है, क्या शिष्टाचार बोलते हैं ना, शिष्टाचार मुलाकात। लेकिन बाद में ये हुआ कि गठबंधन होने जा रहा है, तो ये संभावनाएं तो पहले से उठने लगती है ना। और जो हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि आखिर चेहरा कौन होगा, क्या अखिलेश मान जाएंगे कि राहुल गांधी को आप पीएम कैंडिडेट बना सकते हैं, क्या नीतीश कुमार इस बात को एग्री करेंगे, ममता बनर्जी करेंगी, शरद यादव करेंगे? इतना आसान है क्या? देखिए अक्षय जी, ये तो अभी काल्पनिक सवाल है और काल्पनिक सवाल पर चर्चा मैं नहीं करता। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं पुनः इस बात को दोहराऊंगा, आदरणीय अजय जी ने जो बात कही थी विश्वसनीयता की, उस विश्वसनीयता के लेके देखिए कि बसपा सुप्रीमो जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था, क्या अभी वो भूल गई हैं? ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी के जो सरकार के मुख्यमंत्री रहे श्री अखिलेश यादव जी, उन्होंने अपने कार्यकाल में इनके जो वो अंतर्निहित इनका क्या समझौता था, क्या लेन देन था, हम नहीं जानते। लेकिन बसपा के भ्रष्टाचार पे पूरी तरह पर्दा डाले रखा और उसकी एक घोटालों की एक की भी जांच नहीं की। आप देखिए अभी आदरणीय योगी जी ने जो चीनी मिलें जो टके के भाव, हजारों करोड़ की संपत्ति को, अरबों की संपत्ति जो है टके के भाव जो दे दी थी, उस पर जांच का आदेश किया। इतना जो जिसके बहुत गुणगान करते हैं एक्सप्रेस वे, और वो एक सड़क में 450 करोड़ ऐसे पेमेंट कर दिया गया दान खाते में। चलिए ठीक है, ये तो जांच पड़ताल की बात कही है। और आज डिप्टी सीएम ने भी कहा है तो ये 14 साल पुराने जो भी इस तरह के गड़बड़ मामले होंगे जांच पड़ताल की जाएगी, है ना। एक वक्त इससे ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है। एक फाइनल कमेंट अजय कुमार जी से मैं यहाँ पर जरूर लेना चाहूंगा। अजय कुमार जी क्या कहेंगे, जैसा कि अभी कह रहे हैं कि ये अभी इस विश्वसनीयता का बिल्कुल अभाव है इसमें, ठीक है, और बिना ठीक है, यानी बीजेपी को लगता है कि ये विश्वसनीयता का अभाव है जिसके चलते नतीजे बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं। अजय कुमार जी, मेरा सवाल वही है, फाइनल कमेंट भी आपका। विश्वसनीयता का अभाव है, वो इनके कोई गठबंधन को न तो शेप लेगा और न जनता उसको मान्यता देगी। देखिए अच्छा है, अभी हमारा चंद्रशेखर जी ने कहा कि उस समय गठबंधन बहुत जल्दी में हुआ था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। अब अगर अभी से ये शुरुआत करेंगे तभी तो विश्वसनीयता लोगों के बीच में मालूम होगी। 4 बार मुख्यमंत्री रही है मायावती, उनकी विश्वसनीयता पर कहां प्रश्न चिन्ह लगा, ये उठाने की जरूरत नहीं है। मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री न बनने के लिए जिन लोगों ने रोक दिया था, लालू यादव जैसे,
सोनिया गांधी को कह करके वो कितनी विश्वसनीयता में आई है। ये अभी समय है, सबकी विश्वसनीयता ही गठबंधन में कसौटी पर खरी उतरती है। जो जितना विश्वसनीय राजनीतिक दल होगा, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के इतने आरोप लग रहे हो, अब उसके में नहीं, लेकिन गठबंधन अगर करना है तो बहुत पहले से, ये 2 महीने और 3 महीने पर देख करके कि मोदी के खिलाफ जाना है, गठबंधन करना है, अभी से करिए, चीजें आए आपके सामने, आप चलिए, बिल्कुल बिल्कुल जनता तक पहुंचे तो अगर बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो सवाल यही है कि बहन जी के ये संकेत आखिर क्या कुछ कहते हैं। हालांकि अभी तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये अभी काल्पनिक सवाल हैं, लेकिन संभावनाएं भी राजनीतिक दलों की तरफ से कहा जाता है कि ऐसी संभावनाएं भी होती हैं, लेकिन इसके लिए थोड़े वक्त का इंतजार करना होगा। और क्या कुछ परिस्थितियां होती हैं, क्या इस तरह का कोई महागठबंधन अस्तित्व में आता है, चेहरा कौन होगा, ये तमाम चीजें हैं जिसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। लोकतंत्र में फिलहाल आज के लिए इतना ही।